दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक गरीब मजदूरी करने वाले लड़के की है जिसका सपना है कि वो एक दिन इटली जाकर बहुत बड़ा सिंगर बने और खूब पैसे कमाए। लेकिन उसके और उसके सपने के बीच में एक चीज़ बरसों से खड़ी है और वो है गरीबी। सेडो और उसका भाई मूसा दोनों ही वेस्ट अफ्रीका के छोटे से कस्बे में रहते हैं। दोनों कड़ी मेहनत करते हैं और दिन रात मजदूरी करके फाइनली उतने पैसे जुटा लेते हैं कि वो उन पैसों से यूरोप जा सके। पर जब इस बारे में सेडो की माँ को पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उनके गांव से बहुत लोग ने इस सपने को देखा है और उन्हें सिर्फ मौत ही नसीब हुई है और इसीलिए वो इस जिद को छोड़ दे। लेकिन सेडो कहता है कि वो वहां जाकर रहेगा ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन फिर भी उसकी माँ साफ इनकार कर देती है क्योंकि इन दोनों के अलावा उनका कोई भी सहारा नहीं है। पर दोस्तों वो कहते हैं ना कि कच्ची उम्र के घाव के निशान आपको पक्के जख्म दे जाते हैं। ऐसे ही इनका सपना इनके पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दोनों अपने कामों में लग जाते हैं और रात होने पर खुद के लिखे गानों को गाकर दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। पर एक दिन मूसा कहता है कि उन्हें अब उस इंसान के पास जाना चाहिए। पर सेडो अभी भी माँ के बारे में सोच रहा था पर आखिर में वो मान जाता और फिर वो लोग उस बंदे के पास जाते हैं जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को यूरोप भेजता है। लेकिन वो इंसान दिल का बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो इन दोनों से कहता है कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए। जैसी जिंदगी हम टीवी और वीडियोस में देखने को मिलती है वैसी असल में वहाँ पर नहीं है। वहाँ भी गरीबी है, लोगों को हर दिन जीने में तकलीफ होती है। इतनी महंगाई में तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता भी है कितने लोगों ने खुद की जान दे दी इसी चक्कर में। वो उसके बाद सेडो को समझ आ जाता, इसीलिए वो वापस आकर मना कर देता है और कहता है कि वो अब नहीं जाने वाला। लेकिन मूसा तो जिद पर अड़ जाता है। वो कैसी भी करके वहाँ जाना ही था, उसे कैसी भी करके वहाँ जाना ही था खुद का सपना पूरा करने के लिए, जिसके चक्कर में सेडो भी मान जाता और फिर दोनों एक बाबा के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए क्या उन्हें वहाँ जाना चाहिए या फिर नहीं। बाबा तुरंत ही कह देते हैं कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। अब दोनों ही बेहद खुश होते हैं और वहाँ से सीधा अपने पूर्वजों की कब्र पर जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं ताकि वो सही सलामत वहाँ जा सके। फिर वो उस बस में बैठकर निकल जाते हैं अपने सपनों को पाने के लिए। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, अपनी माँ को इस बारे में नहीं बताया। वो अकेली बेचारी कहाँ कहाँ भटकेगी, कम से कम एक को तो उनके पास रुक जाना चाहिए था। खैर अब ये दोनों बस में बैठकर एक माली नाम के स्टॉप पर रुक, जहाँ उन्हें एक दूसरा इंसान मिलता है जो कि नकली पासपोर्ट बनाता है, वो भी $100 में। वो उनसे $100 ले लेता है और नकली पासपोर्ट बनाकर दे देता है। दोनों को एक नया नाम और एक आइडेंटिटी मिल जाती है। अब जाते हुए वो उनसे एक चीज़ ध्यान में रखने को बोलता है कि बॉर्डर पर जो कुछ भी तुमसे पूछा जाए तुम बस उसी का जवाब देना, कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलना। दोनों ही 2 दिन की यात्रा करके पहुंचते हैं नाइजीरिया के बॉर्डर पर, जहां उनकी तलाशी ली जाती है, जिसमें मूसा ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने लगता है जिससे कि उन ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है। पर वो उन्हें कुछ कहता नहीं है, लेकिन हाँ वो उनसे $50 की रिश्वत लेता है वरना वो उन्हें जेल में बंद कर देगा। अब सेडो उसे पैसे दे देता है और दोनों अपने पहले पड़ाव को पार कर देते हैं। अब यहाँ से उन्हें किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जो उन्हें गाइड करे और सीधा इटली पहुँचा दे। ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ही आम थी, इसीलिए हर कोई ये धंधा करता था। कुछ उसमें सही भी होते थे और कुछ फ्रॉड भी। अब एक ऐसे इंसान इन्हें मिलता है जो उन्हें बताता है कि वो दोनों को $1200 लेगा और उन्हें सही सलामत इटली पहुँचा देगा। सही सलामत। देखते हैं। अब सेडो बहुत ही खुश होता है और फौरन हाँ कर देता है। फिर वो उन्हें अपने शेल्टर होम लेकर जाता है, जहाँ पर इनकी तरह और भी कई लोग थे जिन्हें एक बेहतर जिंदगी की तलाश थी और उसी के लिए वो खुद की जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। रात में उसी शेल्टर में रह रहे एक बंदा उन सभी को सफ़र के बारे में कुछ जानकारी देता है कि कल जो इस रेगिस्तान का सफ़र करने वाले हैं वो असल में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर उनका सामना कुछ माफियाज से होगा जो उनके पैसे, उनका सामान सब कुछ छीन लेंगे। इसीलिए तुम्हें अपने पैसों को अपने पीछे छुपाना होगा। ये सुनकर वो दोनों भाई हंसने लगते हैं कि ये कैसा आइडिया है, और सभी बहुत लोग सीरियस थे, इसीलिए उन्हें भी वो बात माननी पड़ती है। अब उस इंसान की बातों से आप अंदाजा लगा सकते कि ये सफर किस कदर खतरनाक होने वाला है। अब अगली सुबह सभी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें जहाँ जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ पर अपने पैसों को छुपाना था। मूसा अपने पीछे पैसे डालने की कोशिश करता है, जिसे दूर खड़ा सेडो देखकर हंस रहा होता है और उसका मजाक बनाता है। अब इनका सफर शुरू होता और बीच में पड़ता है ना खत्म होने वाला सहारा डिजर्ट। यहाँ टोटल 3 कार होती हैं जो अलग अलग दिशा में चली जा रही थी। जिस कार में ये दोनों मौजूद थे वो भी उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से एक बंदा तो कार से गिर भी जाता है, लेकिन वो उसे उठाने के लिए रुकते नहीं बल्कि आगे बढ़ जाते हैं। यही देखकर सेडो को बहुत बुरा लगता है, पर वो डरने भी लगा था कि कहीं वो गिर गया तो उसे भी कोई नहीं उठाने वाला। इसीलिए वो कार को कसकर पकड़ लेता और फिर कुछ दूर जाकर इन्हें कार से उतार दिया जाता है। कहा जाता है कि उन्हें आगे का सफर अब पैदल चलना है, इसीलिए सहारा रेगिस्तान में पैदल चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब सभी लोग गाइड के पीछे चलना शुरू करते हैं
अपने आसपास सेडो को कई इंसानों की लाशें दिखाई देती है। वो भी इन्हीं की तरह इस सपने को लेकर यहाँ तक आए थे, लेकिन कभी अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं सके। सभी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक बूढ़ी लेडी को चलने में काफी दिक्कत होती है, इसीलिए वो रेंग रेंग कर चलना शुरू कर देती है। किसी को भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था, सबको बस जल्दी है वहां पहुंचने की किसी भी हाल में। पर सेडो से ये देखा नहीं जाता। वो उस लेडी को अपना बचा हुआ पानी पिलाता है, पर मूसा उसे ऐसा करने से डांटता है और कहता है कि उन्हें देर हो रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो गाइड उनसे दूर हो जाएगा और खो जाएंगे वो। पर सेडो बहुत कोशिश करता है कि वो उस लेडी को भी अपने साथ ले ले, पर जैसे ही वो खड़ी होती है वो अपना दम तोड़ देती है, जिस चीज को देखकर सेडो ये सफर में पहला सदमा लगता है। अब बहुत ही ज्यादा वो उदास हो जाता है और उन्हें वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। पूरे दिन चलने के बाद रात में वही चीज होती है जिसका उन्हें डर था। उन्हें वो माफिया मिल जाते हैं जो सभी को बहुत बेरहमी से मारते हैं, पीटते हैं, उनके पैसे छीनते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते वो उन्हें वो खास तरह की ड्रिंक पिलाते हैं जिससे कि वो टॉयलेट कर देते हैं और उनके पैसे बाहर आ जाते हैं। पर सेडो और मूसा ऐसा नहीं करते। वो बहुत कोशिश करते हैं जिससे कि उनके पैसे बच जाएं और यहाँ पर वो उन दोनों को बाकी लोगों से अलग कर देते हैं और वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सेडो और मूसा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, वो वहीं रोने लगता है, लेकिन मूसा उसे हौसला देता और अगले दिन हम उन सभी लोगों को देखते हैं जिनके पास से उन्हें पैसे नहीं मिले। वो सभी आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूरी पर इन्हें एक ट्रक खड़ा मिलता है जिसे देखकर ये सभी बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो इटली पहुंच जाएंगे, पर जब वो बस में बैठते हैं तो वो उन्हें इटली तो नहीं लेकिन हाँ जहन्नुम जरूर लेकर जाती है। उसमें उनकी तरह और हजारों की तादाद में लोगों को रखा गया था जिनको लीबिया की एक जेल में ले जाया जाता है, जो किसी आर्मी या पुलिस के अंडर नहीं आती बल्कि माफियाज के अंडर आती है। वहां पर इन्हें बेचा जाएगा। जी हाँ, कुछ अमीर लोगों को आखिर इन्हें एक गुलाम की तरह खरीदेंगे। उनके पास एक बंदा आकर एक रूम में लेकर जाता है जहाँ की आबो हवा किसी नरक जैसी थी। कुछ गरीब और लाचार लोगों को वहां पर गर्म लावे से जलाया जा रहा था। तब वो आदमी इन सभी से कहता है कि जो जो अपने घर वालों का नंबर दे देगा उन्हें वो छोड़ देंगे, क्योंकि वो उनसे फिरौती के पैसे मांगेंगे। पर सेडो और मूसा उन्हें नंबर नहीं देते। इतने पैसे उनकी माँ कहाँ से इकट्ठा करेगी, उन्होंने तो इतने पैसे आज तक देखे भी नहीं है। इसी का सजा अब उन दोनों को मिलती है। उसी कमरे में बंद कर उन्हें बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है, वो बहुत ही बेरहम तरीके से, वो भी बहुत ही बेरहम तरीके से। अब यहाँ से ये कहानी बहुत ही दर्दनाक होने वाली है और साथ में बहुत ही ज्यादा इमोशनल, तो तैयार रहिएगा कहीं आपके आंसू न गिरने लगे। सेडो को हम जख्मी हालत में लाखों लोगों की भीड़ में बैठा हुआ देखते हैं। वो बैठा बैठा यही सोच रहा था कि उन्हें यह सपना देखना ही नहीं चाहिए था। भले ही वो गरीब थे लेकिन कम से कम खुश तो थे, अपनी माँ के पास तो थे। अब तो उनका क्या हाल होगा उन्हें भी नहीं पता। उसे ऐसी हालत देखकर वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम है मार्टिन। वो उसे एक ड्रिंक देता है जिसे पीने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो जाता और पहुंच जाता है अपने उस गांव में जहां पर उसकी माँ सो रही थी। वो उन्हें बाहर खड़ा होकर निहारता रहता है लेकिन उनके करीब नहीं जा सकता, क्योंकि ये हकीकत है वो अपनी माँ को आज बहुत मिस कर रहा है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो रोने लगता। उसे अब उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। अब यहाँ उसे कहीं भी मूसा दिखाई नहीं दे रहा था, न जाने वो किस हालत में होगा। इसी बीच वहाँ पर एक बंदा आता है जो उनसे कहता है कि उन्हें एक कारपेंटर और एक बिल्डर की जरूरत है जिसको ये काम आता है वो हाथ खड़ा करे। अब यहाँ मार्टिन सेडो का भी हाथ खड़ा करवा देता है। उसके बाद उन्हें खरीदने के लिए एक अमीर बंदा आता है जो मार्टिन को 600 दिनार में खरीद लेता है। पर मार्टिन कहता है कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकता, उसे एक और इंसान की जरूरत है जिसके लिए वो मार्टिन को आगे करता है। अब उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो इंसान उसको साथ लाने के लिए मान जाता है और फिर उन्हें रेगिस्तान के बीच में बन रहे घर के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर वही इंसान उसे कहता है तुम्हें इस घर के चारों ओर एक दीवार बनानी है। पहले तो उन्हें ढेर सारा खाना दिया जाता है क्योंकि उन्होंने पिछले 3 दिन से जेल में कुछ भी नहीं खाया था। अब सेडो बहुत ही ज्यादा भूखा होता है तो वो उस खाने को खा लेता है, पर बीच में ही वो रोना शुरू कर देता है, न जाने उसका भाई किस हाल में होगा। तो मार्टिन उसे कहता है कि वो जहाँ पर भी होगा सही होगा, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। खाने के बाद वो काम शुरू कर देते हैं और मार्टिन सेडो को इस काम को करने का तरीका भी बताता है। काम खत्म हो जाने के बाद वो दोनों आराम करने के लिए अपने टेंट में जाते हैं, जहाँ मार्टिन उसे उसके पिता के बारे में पूछता है, क्या उन्हें पता है कि वो इटली के लिए घर से भागे हुए हैं। तो सेडो बताता है कि उसके पिता की उसके बचपन में ही मौत हो गई और तब से उनकी माँ ने ही उसका और उसके भाई का ख्याल रखा है। पर अफसोस कि उन माफिया ने उसके भाई को अलग कर दिया। उसी रात अब न जाने वो कहाँ होगा। अब अगले दिन जब ये काम कर रहे होते हैं तो इनके पास वही बंदा आता है और मार्टिन को एक फाउंटेन की फोटो दिखाकर कहता है कि तुम्हें ये बनाना है, अगर तुमने इसे अच्छे से बनाया तो शायद मालिक तुम्हें उन माफिया से आजाद करवा देंगे। मार्टिन कहता है कि हाँ मैं इसे बना सकता हूँ। अब वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं और लग जाते हैं उस फाउंटेन को बनाने में, क्योंकि वही उनकी आज़ादी का जरिया है। अब दिन रात करके वो उसे पूरा कर देते हैं और जब उस घर के मालिक और उसकी फैमिली वहाँ आती है तो उन्हें वो बहुत पसंद आता है।
जिससे कि दोनों को रिहा कर दिया जाता और वहाँ से ट्रिपोली भेज दिया जाता है, जो कि लीबिया का एक काफ़ी बड़ा शहर है। वहाँ पर भी सेडो अपने भाई को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन मार्टिन कहता है कि अगर वो यहीं कहीं आसपास होगा तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा, हमें इटली के लिए निकलना चाहिए। यहाँ से हमारी मंजिल बहुत करीब है। पर सेडो ऐसे अकेले नहीं जा सकता और उसकी जिद के आगे मार्टिन भी हार जाता है और कहता है कि उसका वो वहाँ पर इंतज़ार करेगा। उसके जाने के बाद सेडो हर जगह अपने भाई को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिससे कि वो वहीं पर काम करना शुरू कर देता है और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने लगता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, एक लड़का उसके पास भागते हुए आता है और बताता है कि एक ट्रक आई है जिसमें काफ़ी मजदूर है, शायद उसमें तुम्हारा भाई हो। अब सेडो भागते हुए वहाँ जाता है और उसे हर जगह ढूंढना शुरू कर देता है। तब उसे वहाँ एक लड़का सोया हुआ मिलता है। वो उसके करीब जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मूसा था, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि चलो हम यहाँ से इटली चलते हैं। लेकिन मूसा उसे अपना पैर दिखाते हुए कहता है कि ये अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं चल नहीं सकता, मेरे पैर में उस दिन भागने की वजह से गोली लग गई और हमें अब अपने घर वापस जाना चाहिए। लेकिन सेडो उसके सामने बड़े ही जोशीले अंदाज में कहता है कि हमारी कामयाबी वहाँ दूर खड़ा हमारा इंतज़ार कर रही है। तुम कह रहे हो हमें उसे जाने देना चाहिए, इटली अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे भाई हौसला रखो, चलो। उसके जोश को देखकर मूसा भी हिम्मत बांध लेता है और मान जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन अभी उसे सबसे पहले इलाज की ज़रूरत है। इसीलिए सेडो उसे अपने दोस्त आलम को दिखाता है, जो पेशे से एक डॉक्टर था। वो उसकी गोली को निकाल देता है और उसे कुछ दवाइयाँ लाने को कहता है, जिसके लिए सेडो समीर के पास जाता है, जो कि एक बार्बर था। पर वो गैर कानूनी तरीके से दवाइयाँ भेजा करता था। असल में वहाँ पर ब्लैक लोगों को किसी भी तरह से मदद नहीं की जाती थी, ना ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था, ना ही उनकी दवाइयाँ दी जाती थी। पर समीर दिल का अच्छा होता है, इसीलिए वो उसे दे देता है, जिसे लाकर सेडो अपने भाई को खिलाता है और फिर उसको नहलाता भी है, पूरी उसकी सफाई करता है। अब दोनों ही बहुत खुश थे, शायद वो अपनी मंजिल से काफ़ी करीब है। उन्होंने जो कुछ भी इस सफ़र में झेला है वो उनकी ज़िंदगी की किताब में पहले पन्ने में हमेशा दर्ज रहेगा, अगर वो एक कामयाब इंसान बन गए तो। पर एक दिन सेडो को झटका लगता है। उसका दोस्त अलॉय से बताता है कि उसके भाई को अब हॉस्पिटल में ले जाना होगा, उसे सर्जरी की ज़रूरत है क्योंकि अब उसका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ब्लैक लोगों को हॉस्पिटल में एंट्री नहीं दी जाती है, तो तुम्हें आने वाले 10 दिन के अंदर कैसे भी करके इटली पहुँचना ही होगा, वरना तुम्हारे भाई की जान जा सकती है अगर उसका इलाज नहीं हुआ। अब अगले दिन वो एक जानम नाम के आदमी के पास पहुंचते हैं, जो उसे इटली जाने में मदद कर सकता है। पर वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था, जो कि सेडो के पास नहीं होते। और ये सुनकर सेडो उदास हो जाता है। वो उसे भीख मांगता है और कहता है कि उसका भाई मरने वाला है, प्लीज़ कैसे भी करके उसे अपने साथ ले जाए। तब जानम कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें शिप का कैप्टन बनकर जाना होगा। वो तुरंत ही मान जाता है, पर वो करेगा कैसे, उसे शिप तो चलाने तक नहीं आती। अब घर जाने पर वो मूसा से सब कुछ बताता है और कहता है कि अब वो जल्दी इटली जाने वाले हैं। तो वो पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तो सेडो बताता है कि वो शिप को खुद चला कर ले जाएंगे। उस समय तो वो काफ़ी खुश होता है, लेकिन जब रात होती है तो उसे डर सताने लगता है, क्योंकि उसके साथ और भी कई लोग थे और उन सभी की जान की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। वो कैसे करेगा। अब अगले दिन जाने से पहले जानम उसे शिप के बारे में सब कुछ जानकारी बताता है कि उसे कंपास को जीरो से हटाने नहीं देना है, बस स्टीयरिंग संभाल लिए। उसे वो एक फ़ोन भी देता है और कहता है कि अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो वो उसे कॉल करे। जिसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। अब रात के अंधेरे में वो लीबिया को क्रॉस कर जाते हैं और अभी तक शिप मूसा ही चला रहा था। कुछ दिन के बाद सेडो को कुछ लाइट दिखती है, जिसे वो मूसा को भी दिखाता है और कहता है कि लगता है हम लोग पहुंच गए। पर पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो असल में एक ऑयल रिफाइनरी है और इस समय वो लोग मेडिटेरियन सी के बीच में है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अभी उन्हें लगभग 1000 किलोमीटर का और सफ़र तय करना है, जिसे पूरा करने में 4 दिन लग जाएंगे। इसी बीच सेडो को पता चलता है कि शिप पर एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको लेबर पेन हो रहा है और वो फौरन उसके पास जाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो कैबिन में आकर जानम के दिए फ़ोन से कोस्ट गार्ड को कॉल लगाकर बताता है कि वो लोग शिप से इटली जा रहे हैं, पर उनकी बोट में एक इमरजेंसी आ गई है। एक प्रेग्नेंट लेडी है जो मुसीबत में है, प्लीज़ हमारी मदद करिए, किसी को यहाँ पर जल्दी भेजिए। वो मदद के लिए मान जाते हैं और थोड़ा इंतजार करने को कहते हैं, पर रात हो जाती है और कोई भी नहीं आता। तब सेडो को लगता है कि शायद वो लेडी मर जाएगी। अब अगले दिन सब लोग आकर उसे बताते हैं कि कुछ लोग जो इंजन रूम में फंसे हुए हैं वो उन्हें वहाँ से बाहर निकालना होगा। वो फौरन नीचे जाता है और उन सभी को बाहर निकालता है, उन्हें पानी देता है पीने को, क्योंकि वो कई दिनों से ऐसे ही थे। इतने में वो लेडी अपने बच्चे को जन्म दे देती है, जिसके बाद न जाने क्यों लेकिन वो शिप पर एक हड़कंप मच जाती है। सभी लोग इधर से उधर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। सेडो उन्हें शांत रहने को कहता है, क्योंकि ऐसे में वो शिप पलट भी सकती है। उन्हें एकजुट रहना और भगवान से दुआएं करनी है, वो बस सही सलामत इटली पहुंच जाए। अब 2 दिन और बीत जाते हैं और ये लोग तब से चलते ही जा रहे हैं जैसे जानम ने बताया था।
तब सेम उसी तरह से सेडो ने शिप को चलाया था, जिसकी वजह से आज महीनों के दर्द और पीड़ा को झेलकर मीलों तक पैदल चलकर अपनी भूख प्यास को मिटाकर ये लोग फाइनली इटली के कोस्ट को क्रॉस कर देते और सिसिलिया पहुंच जाते हैं, जो कि लीबिया से सबसे करीब पड़ता है। और सेडो उस हेलीकॉप्टर को देखकर रोने लगता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने एक कर दिखाया, उसने इतने लोगों को मंजिल पार करा दिया। ये इटली के अंदर आ जाते हैं और सेडो ने आखिर इस चीज को सही साबित कर दिखाया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अब परिश्रम के बाद आखिर वो लोग कोस्ट गार्ड वाले भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सेडो रोने लगता है और उन्हीं की ओर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं शिप का कैप्टन हूँ, मैंने कर दिखाया। इसके बाद हमें ये नहीं बताया जाता कि इन लोगों के साथ क्या होता है, क्योंकि है तो ये एक इमिग्रेंट और दूसरे देशों में इमिग्रेंट्स के साथ क्या होता है वो तो आप जानते ही होंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या सेडो बड़ा आदमी बन जाएगा या फिर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा वेस्ट अफ्रीका? इसी सवाल के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।